गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आदिकाल को पढ़ रहे थे। आदिकाल में हम विद्यापति तक पढ़ चुके हैं। आदिकाल के अंतर्गत आज पढ़ेंगे संदेश राशक को। ओके फ्रेंड्स, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लगी हुई हैं, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। संदेश राशक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है, या अब्दुल रहमान या अद्यमाड़ कह सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? अब्दुल रहमान को। इसका रचना काल है डॉक्टर कत्रे के अनुसार 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान का समय मानते हैं 11वीं शताब्दी। अगरचंद नाहटा के अनुसार इनका समय है विक्रमी संवत 1400 के आसपास। मुनिजिन विजय के अनुसार 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य तक, और यही सर्वमान्य मत है। काव्य रूप प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें कुल सर्ग 3 हैं। सर्गों को प्रक्रम कहा गया है। कुल छंद 223 हैं। सभी राशक छंद हैं। 21 से 39 मात्राएं इसमें होती हैं। राशक छंद में 21 से 39 मात्राएं होती हैं। टिप्पणी है। रासो अपभ्रंश में अलग छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। किसी भी भारतीय भाषा या हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि यही हैं, संदेश राशक अब्दुल रहमान। ये मुस्लिम कवि हैं। प्रथम विक्रमपुर की वियोगिनी के प्रियतम का अलग होना। द्वितीय प्रक्रम जो है, उस द्वितीय प्रक्रम सबसे छोटा है। पथिक के माध्यम से वियोगिनी द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भेजना, ये द्वितीय प्रक्रम में है। इसमें एक छंद है। द्वितीय प्रक्रम में केवल एक छंद है। तृतीय प्रक्रम सबसे बड़ा प्रक्रम है। इसमें 60 ऋतुओं में वियोगिनी के विरह का वर्णन है। प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। संदेश राशक के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। संदेश राशक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक ओर ढोला मारूरा दुआ की मारवाड़ी की याद दिलाती है, तो दूसरी ओर पद्मावती की नागमती की। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। संदेश राशक पृथ्वीराज रासों से भिन्न प्रकृति का काव्य है। पृथ्वीराज रासों प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है, तो संदेश राशक विरह पक्ष का काव्य है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। उपमात्राएं यद्यपि परंपरागत और रूढ़ हैं, तथापि बाह्य वृत्ति की वैसी व्यंजना उसमें नहीं है जैसी कि आंतरिक अनुभूति की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्राकृत प्रगलम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ है प्राकृत भाषा के छंद। यह बब्बल, जज्जल, सारंगधर और विद्याधर के पदों का संकलन है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। संकलन काल 14वीं शताब्दी है। प्राकृत पैगलम में 8 कुंडलनी छंद हैं, जो हमीर रासों से संबंधित हैं। वंशीधर ने प्राकृत पैगलम पर इसी नाम से टीका लिखी थी। आलोचकों के मत, हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पैगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्राकृत पैगलम में मिले ये 8 छंद यदि सारंगधर के हैं तो
उन्हें कुंडलिनी छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। लौकिक पद्य साहित्य समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आगे देखेंगे लौकिक गद्य साहित्य। ये भी आदिकाल के अंतर्गत ही चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि आदिकाल की रचनाएं कौन सी हैं, आदिकाल के रचनाकार कौन से हैं, तो ये भी ध्यान देना है। अभी हम आदिकाल के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। देखेंगे कुवलय माला कथा को। लौकिक गद्य साहित्य के अंतर्गत कुवलय माला कथा रचनाकार उद्यतन सूरी हैं। रचना काल इसका विक्रमी संवत 835 है। कुवलय माला के स्वयंवर एवं कुछ राजकुमारों द्वारा उसे वरण करने की कथा का चित्रण है इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या इनका कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। अगला देखेंगे फ्रेंड्स राउल बेल को। राउल बेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2021 की टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, राउल बेल अपभ्रंश नाम है। राउल बेल जो है इनका अपभ्रंश नाम है और संस्कृत नाम है राजकुल विलास। राउल बेल का संस्कृत नाम है राजकुल विलास। राउल बेल के रचनाकार रोडा कवि हैं। रचना काल का समय है इसका 10वीं शताब्दी। यह जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है। पूछ सकता है राउल बेल कैसी रचना है, तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है। यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना है। यह एक शिलालेख कृति है। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टाड ने दी थी। वर्तमान में यह रचना मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक सौंदर्य चित्रण है। यह हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा की प्रथम रचना है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी मुख्य है। आलोचकों के मत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राउल बेल की भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाई यानी पश्चिमी तथा पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। रामचंद्र तिवारी। राउल बेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रचनाकार दामोदर शर्मा है। रचना काल 1145 ईस्वी या 12वीं शताब्दी। यह व्याकरण ग्रंथ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा के। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभापति थे। उनके पुत्र संस्कृत एवं बनारस के आसपास की भाषा सिखाने हेतु इसकी रचना की गई थी। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को कौशली अर्थात प्राचीन अवधि मानते हैं। इससे तत्कालीन बनारस के आसपास की भाषा एवं संस्कृति का भी पता चलता है। कथन है दामोदर शर्मा की पुस्तक से यह पता चलता है कि उन दोनों कहानियों में गद्य का प्रयोग भी होता था। संभवतः चंपू काव्यों के ढंग की रचनाएं होती थी। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखेंगे वर्ण रत्नाकर को। वर्ण रत्नाकर रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर और इसका समय है 14वीं शताब्दी। यह शब्दकोश ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर कैसा ग्रंथ है? शब्दकोश है। इसकी भाषा मैथिली है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी इसी रचना से मिलती है। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी
इसी रचना से मिलती है। इसमें तत्कालीन हिंदू राज दरबारों का भी चित्रण है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा है। आदिकाल के कोसकार पूछे तो अमीर खुसरो को बताना है। खालिक बारी और हेमचंद्र देशी नाम माला कोस, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, ये तीनों जो हैं आदिकाल के कोसकार हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। आदिकाल के वैयाकरण कौन कौन से हैं? वैयाकरण यानी व्याकरण का जनक, व्याकरण लिखने वाले, तो स्वयंभू हैं व्याकरण। हेमचंद, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये आदिकाल के तीनों वैयाकरण हैं। अब यहाँ से शुरू होता है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य स्वयंभू देव। फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि स्वयंभू किस साहित्य से हैं? अपभ्रंश हैं। पौमचर्यू किस साहित्य से हैं? अपभ्रंश है। स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास माना है, यही सर्वमान्य मत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका समय 8वीं शताब्दी है। नाथूराम प्रेमी के अनुसार इनका समय विक्रमी संवत में 734 से विक्रमी संवत 840 के मध्य है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका समय 9वीं शताब्दी है। राहुल शांकृत्यायन के अनुसार विक्रमी संवत 847 के आसपास है। स्वयंभू के पिता मारुति देव हैं। इनकी माता पद्मिनी हैं, पुत्र त्रिभुवन हैं। इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं या उपनाम? कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी रचनाएं हैं, ट्रिक है परिणा स्वयंभू व्याकरण। परिणा प से पौमचर्यू या पदमचरित, पदमचरित ये संस्कृत नाम है। ऋठनेमि चर्यू या अरिष्टनेमि चरित हरिवंश पुराण। स्वयंभू छंद, पंचमी चर्यू व्याकरण। पौमचर्यू, पौमचर्यू को देख लेते हैं फ्रेंड्स। पौमचर्यू प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। पौमचर्यू की भाषा क्या है? अपभ्रंश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पौमचर्यू। इसमें कुल श्लोक या छंद कितने हैं? 12,000। इसमें राम कथा का चित्रण है। पौमचर्यू में राम कथा का चित्रण है। इसमें सर्ग 5 हैं। सर्गों को कांड कहा गया है। इसमें संधियां 90 हैं। 83 संधियां स्वयंभू ने लिखी थी। शेष 7 उनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है कि कितनी संधियां हैं, तो 90 बता देना है। बाकी देख लेते हैं। प्रथम कांड में विद्याधर कांड, इसमें 20 संधियां हैं। और द्वितीय कांड अयोध्या कांड है, इसमें 22 संधियां हैं। तृतीय कांड सुंदर कांड है, इसमें 14 संधियां हैं। चतुर्थ कांड युद्ध कांड है, 21 संधियां हैं। पंचम कांड उत्तर कांड है, इसमें 13 संधियां हैं। टिप्पणी है फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा में पौमचर्यू बिमल सूरी की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अगर प्राकृत भाषा में पूछे पौमचर्यू किसकी रचना है, तो बिमल सूरी की रचना है। अगर अपभ्रंश में पूछे पौमचर्यू किसकी रचना है, तब स्वयंभू को बताना है। स्वयंभू की अगली रचना देखेंगे, ऋठनेमि चर्यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संस्कृत नाम है अरिष्टनेमि चरित। इस रचना को हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टनेमि जैनियों के 22वें तीर्थंकर थे।
काव्य रूप इसका प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग 4 हैं और संधियाँ 112 हैं। और इसमें कुछ सर्गों के नाम हैं। प्रथम सर्ग यादव कांड, द्वितीय सर्ग कुरु कांड, तृतीय सर्ग युद्ध कांड, चतुर्थ सर्ग उत्तर कांड है। स्वयंभू छंद या स्वयंभू छंदस, प्राकृत एवं अपभ्रंश के छंदों की विवेचना हुई है इसमें। पंचमी चर्यू, अगली रचना है पंचमी चर्यू, नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है इसमें। व्याकरण, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्याकरण ग्रंथ है। स्वयंभू के संबंध में आलोचकों के मत, हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू एवं स्वयंभू देव का आता है। हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम किसका आता है? स्वयंभू देव का आता है। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, किंतु इन्होंने अपने ग्रंथ पौमचर्यू में ऐसी अपभ्रंश का प्रयोग किया है जिसमें प्राचीन हिंदी रूप इंगित है। किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगले रचनाकार है हेमचंद। हेमचंद का मूल नाम क्या है? चंगदेव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हेमचंद का मूल नाम चंगदेव। समय इनका 12वीं शताब्दी। इन्हें अपभ्रंश एवं प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद को अपभ्रंश और प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें सिद्धराज जयसिंह एवं कुमार पाल का आश्रय प्राप्त था। हेमचंद की रचनाएं हैं सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, देशी नाम माला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का व्याकरण ग्रंथ है इसमें। कुमारपाल चरित मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुमार के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 20 सर्ग हैं। प्रथम 12 सर्ग संस्कृत में हैं और जो अंतिम 8 सर्ग हैं वो प्राकृत में हैं। इसमें 2 भाषाओं का आश्रय लेने के कारण द्वाश्रय काव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कुमारपाल चरित को द्वाश्रय काव्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कुमारपाल चरित की चर्चित पंक्तियाँ: भला हुआ जो मारिया बहेड़ी महारा कुंत, भला हुआ जो मारिया बहेड़ी महारा कुंत, लज्जे जो समवय सिन्ह जे भग्गा घर एंतु। देशी नाम माला कोश शब्दकोश है। देशी नाम माला कोश ये शब्दकोश ग्रंथ है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में है। आलोचकों के मत: हेमचंद ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना की थी, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित शीर्षक से एक प्राकृत काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश के नमूने उपस्थित करती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन की भाषा के बारे में ये कथन है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ये भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें बुक में नहीं मिलेंगी, एक कई बुकों का कलेक्शन है। ओके फ्रेंड्स, पाणिनि संस्कृत के प्रथम वैयाकरण है। पाणिनि क्या है? संस्कृत के प्रथम वैयाकरण है। प्राकृत के पाणिनि हेमचंद। अगर प्राकृत की पाणिनि पूछे तो हेमचंद बताना है। अपभ्रंश के पाणिनि हेमचंद। हिंदी के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु। मैथिली के पाणिनि कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। अवधी के पाणिनि दामोदर शर्मा।
अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत पुष्पदंत को पढ़ेंगे। पुष्पदंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका समय 10वीं शताब्दी है। ये स्वयंभू को अभिमान मेरु कहते थे। स्वयंभू को अभिमान मेरु कहते थे। इनका उपनाम है भाखा की जड़, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का भवभूति। किसने कहा? ठाकुर सिंह सेंगर ने कहा है। अपभ्रंश का माघ भोला शंकर व्यास ने कहा है। इनकी रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणा अलंकार या महापुराण। इसमें 63 जैन तीर्थंकरों का चित्रण है। अगली रचना है जस हर चरियु यशोधर चरित। संस्कृत नाम है यशोधर चरित। ड़य कुमार चरियु नाग कुमार चरियु। कोश ग्रंथ प्राकृत एवं अपभ्रंश का शब्दकोश। कथन है पुष्पदंत शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। विशेष तथ्य है पुष्पदंत ने 63 महापुरुष गुणा अलंकार में घोषणा की है कि जो इसमें है वह सब जगह है तथा जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी विशेषता। धनपाल। धनपाल का समय है 10वीं शताब्दी। इनकी रचना है भविष्यत कहाँ। संस्कृत नाम है भविष्यत कथा। वणिक पुत्र की कथा के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणामों का चित्रण है। डॉक्टर विंटर नित्ज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा। मुनिराम सिंह का समय है 11वीं शताब्दी। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। दोहा पाहुड़ महचंद मुनि की रचना है। ध्यान देना है फ्रेंड्स, अगर पाहुड़ दोहा पूछे तो मुनिराम सिंह को बताना है। अगर दोहा पाहुड़ पूछे तो ये महचंद मुनि की रचना है। जैन एवं गृहस्थ धर्मों का चित्रण हुआ है। इसमें आचरण के नियमों का वर्णन है। मेरतुंग का समय है विक्रमी संवत 1300 से 1400 के मध्य। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। रचना काल विक्रमी संवत 1661। भाषा संस्कृत है। मेरतुंग की भाषा क्या है? संस्कृत। इसमें अपभ्रंश के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल एवं हेमचंद के चरित्र का चित्रण है। इसमें कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के भी दोहे हैं। जोइंदू या योगेंद्र। इनका समय है 6वीं शताब्दी। जोइंदू की रचनाएं हैं परमात्मा प्रकाश, योगसार। जैन साहित्य के अपभ्रंश भाषा में रचित अन्य रचनाकार को देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृत प्रकाश, वररुचि। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? वररुचि। इनकी रचना है वररुचि। प्राकृत प्रकाश, वररुचि। भावना संधि प्रकरण, जयदेव मौनी। भावना संधि प्रकरण, जयदेव मौनी। संयम मंजरी, महेश्वर सूर्य। संत कुमार चरियु, हरिभद्र सूर्य। धम्म परीक्षा या धर्म परीक्षा, हरशेर सूरी की रचना है। वैराग्यसार, सुप्रभाचार्य। वैराग्यसार, सुप्रभाचार्य। हरिवंश पुराण, यशः कीर्ति। हरिवंश पुराण, श्रुतकृति। हरिवंश पुराण जो है यशः कृति की भी रचना है और श्रुत कृति की भी रचना है और पद्म कीर्ति की भी रचना है। ध्यान देना है यहाँ पे। चंद्रप्रभा चरित, यशः कीर्ति। पांडव पुराण, यशः कीर्ति। जिनदत्त चरित, लक्ष्मण मुनि या लक्ष्मण मुनि। तो फ्रेंड्स आदिकाल आज समाप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे भक्ति काल को। ऐसे ही डीपली पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।